नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः उपस्थित हूँ। देखते हैं कि ये आधुनिक भारत का इतिहास है। तो आधुनिक भारत के इतिहास के प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः उपस्थित हूँ। देखते हैं कि आधुनिक भारत से किस प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो साथी मेरे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मेरी पूरी एक तरह से 99% उम्मीद है कि जो भी प्रैक्टिस मैं कराया हूँ इन्हीं प्रैक्टिस सेटों में से आपके कंपटीशन परीक्षाओं में प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछेंगे। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए अनवरत और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। पूछा है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद किन चरणों से गुजरा, है ना। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो आया था भारत में, तो वो कई चरण से गुजरता हुआ आया था। तो पूछ रहा है कि किन किन चरणों से गुजरा था। तो किन किन चरणों से गुजरा था देखते हैं। वाणिज्यिक, हाँ ये भी था ब्रिटिश उपनिवेश में, और वित्तीय पूंजीवाद भी था, और समाजवाद नहीं था उस समय, और उसके बाद औद्योगिकीकरण था, यानी कि औद्योगिक था। तो ये उपनिवेशवाद के जो चरण हैं भारत में, ब्रिटिश उपनिवेश के जो चरण हैं, वाणिज्यिक हैं, वित्तीय पूंजीवाद है और औद्योगिक है, यानी कि 1, 2, 4 है, समाजवाद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उद्योगों के विनाश के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? भारतीय उद्योग के विनाश के संबंध में पूछ रहा, कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें देखते हैं, कच्चे माल को निर्यात करने की ब्रिटिश नीति से भारतीय हस्तशिल्पों को धक्का लगा, ये सही है। दूसरा है, कंपनी के कर्मचारियों ने दस्तकार शिल्पियों की अपनी वस्तुएं बाजार कीमत से कम पर बेचने को मजबूर किया, ये भी सही है। औद्योगिक क्रांति के कारण तबाह परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प तथा दस्तकार वैकल्पिक रोजगार पाने में सफल रहे, नहीं ये गलत बात है, रोजगार पाने में सफल नहीं असफल थे। चौथा है, कंपनी ने अनेक दस्तकारों को अपने पुश्तैनी पेशे छोड़ने के लिए मजबूर किया था, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 सही है, तो 1, 2, 4 सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है, यह कथन किसका है? भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका कथन है? तो ये जो है हित टकराने की बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी द्वारा आर्थिक अधिशेष को हड़पने के तरीके क्या थे? तो आर्थिक अधिशेष को हड़पने के जो तरीके थे देखते हैं। तो ये ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने, हाँ देखते हैं, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार बढ़ाते रहना, ये सही बात है ना। कंपनी के विभिन्न मुलाजिमों द्वारा भारतीय राजाओं से ज़बरदस्ती हड़पे हुए उपहार तथा अन्य लाभ, ये भी सही है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई लगान की मांग, ये भी सही है। और भारतीय वस्तुओं के निर्यात से होने वाली मुनाफे, ये भी सही है, यानी कि चारों सही है। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। तो चलिए मिलाते हैं। इधर वर्ष दिया है और इधर जो है कब कब कौन से अधिनियम लाए गए थे, ठीक है ना। तो देखते हैं 1885 में कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था, है ना। 1886 में क्या लाया गया था? 86 में अवध लगान अधिनियम तथा मद्रास काश्तकारी विधेयक लाया गया था, ठीक है ना। और 1879 में क्या लाया गया था? तो 79 में लाया गया था दक्कन काश्तकारी अधिनियम, ठीक है ना। दक्कन 79 में ही था, ठीक है। 1883 में क्या लाया गया था? तो 1883 में मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक लाया गया था। 83 में विधेयक था, हाँ 83 में विधेयक लाया गया था। तो इस तरह आप मैच करा देंगे तो ये सही हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। ये देखिए ऐसा प्रश्न जो है आपके कंपटीशन बहुत आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। इधर लेखक हैं और इधर इनकी पुस्तक दिया गया है ना।
तो दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की? तो दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है उसके नाम पूछ रहा है। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। तो इसी पुस्तक में धन बहिर्गमन के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ये बराबर वनडे कंपटीशन पूछता है। एस्टे की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? द ग्रेट फेमिन। एस्टे जो थे इनकी पुस्तक है द ग्रेट फेमिन। अगला है एम.एल. डार्लिंग की पुस्तक है। तो एम.एल. डार्लिंग की पुस्तक कौन सी है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये है एम.एल. डार्लिंग की पुस्तक, है ना। अगला है रमेश चंद दत्त, है ना, जिनका नाम है आर.सी. दत्त। तो आर.सी. दत्त की पुस्तक है द पंजाब पेजेंट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डेट, है ना। द पंजाब पीजेंट एंड प्रॉस्पेरिटी एंड डेट। तो ये आर.सी. दत्त की पुस्तक है। अगला हॉन राइस की पुस्तक है। हॉन नाइस की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। तो मैच कराएंगे तो आपको मिलेगा 2, 1, 3, 4, 5, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है महालवाड़ी प्रथा भारत के किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया है। तो महालवाड़ी जो प्रथा है भारत में किस प्रांतों में लागू की गई थी? तो देखते हैं। महालवाड़ी देखिए अवध में लागू की गई थी। और कहाँ पे लागू? बंगाल में लागू नहीं हुआ था, बंगाल बिहार में नहीं लागू हुआ था, पंजाब में भी लागू नहीं हुआ था, अवध में लागू हुआ था, मद्रास में भी लागू नहीं हुआ था, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में, ये सही है। अवध और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में महालवाड़ी प्रथा लागू थी। बंगाल बिहार पंजाब और मद्रास में लागू नहीं थी, यहाँ पे रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी कह रहा है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए, है ना। तो देखते हैं। तो सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए। हाँ, एंटी मैकडोनाल्ड। तो एंटी मैकडोनाल्ड के समय में क्या हुआ था? अकाल सहायता कोष का गठन किया गया था, है ना। अकाल सहायता कोष का गठन किया गया था एंटी मैकडोनाल्ड के समय में। तो और हाँ, इसके बाद क्या दिया है? हाँ, कालीन स्टॉक मैनक्रिफ। तो मैनक्रिफ के समय में क्या हुआ था? मैनक्रिफ के समय में सिंचाई व्यवस्था लागू की गई थी। कालीन स्टॉक मैनक्रिफ के समय में सिंचाई व्यवस्था लागू थी। एंड्रूज फ्रेजर के समय में क्या व्यवस्था लागू थी? पुलिस सुधार कानून जो है ये लागू किया गया था एंड्रूज फ्रेजर के समय में, इसको मिला देंगे। किचनर के समय में क्या लागू किया था? तो किचनर के समय में सैनिक सुधार लाया गया था, किचनर के समय में सैनिक सुधार। तो इस तरह मिलान कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 4, 3, 1, 2 मिल जाएगा, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सुम्मिलित है ना। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा सुम्मिलित है, ये पूछ रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस सुम्मिलित है ये, ठीक है ना। और महालवाड़ी भूमि व्यवस्था मार्टिन वर्थ, ये भी सुम्मिलित है। और रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था टॉमस मुनरो, ये भी सुम्मिलित है ना। उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था के प्रवर्तक कैप्टन रीड, नहीं ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था के प्रवर्तक कर्नल रीड नहीं रहे हैं। तो ये 1, 2, 3 सही, 1, 2, 3 मैच कर रहा है, सम्मिलित का हो रहा है 1, 2, 3, है ना, इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रेलवे निर्माण का कार्य गारंटी पद्धति के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, निम्न में से कौन से कथन इस पद्धति के बारे में सत्य है? तो रेलवे निर्माण के लिए गारंटी पद्धति जो आरंभ हुआ था ब्रिटिश समय में, तो इस पद्धति के बारे में क्या पूछ रहे हैं कि सत्य है। हाँ, तो गारंटी पद्धति के बारे में क्या सत्य है देखते हैं।
रेलवे निर्माण करने वाली निजी कंपनियों को उनके पूंजी पर ब्याज देना, ये सही है, पूंजी पर ब्याज दिया जाता था। दूसरा है पूंजी पर 5% लाभ की गारंटी थी, सही है ये भी। तीसरा है 5% से कम लाभ होने पर कम राशि सरकार द्वारा पूरा करने का आश्वासन, ये भी सही है ना। और उन्हें मनचाहे तरीके से भाड़ा तय करने की पूरी छूट, नहीं, मनचाहे तरीके से भाड़ा तय करने की छूट नहीं थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी वही तय होता था, तो ये गलत बात है। तो ये 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है 9वीं शताब्दी में भूमि की बढ़ती हुई मांग के कारण थे, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो 19वीं सदी में भूमि की बढ़ती मांग जो थी, तो किस कारण से सही माना जाता है, तो किस कारण सही माना जाता है। औद्योगिकरण का अभाव था, हाँ, तो सही, औद्योगिकरण का अभाव के कारण भूमि की मांग बढ़ती गई, तो सही है। दूसरा है बढ़ती हुई जनसंख्या, सही है, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ने लगी, है ना। और आवासीय भूमि की आवश्यकता नहीं, ऐसी आवासीय भूमि की आवश्यकता नहीं थी। आवासीय भूमि किसी प्रकार की भूमि को आप यूज कर सकते थे। और कुटीर उद्योग का विनाश, तो सही बात है कि कुटीर उद्योग का विनाश होने लगा, लोग खेती करने के लिए अधिक जागरूक होने लगे, उसकी मांग बढ़ने लगी, तो सब मिला के कुटीर उद्योग का विनाश हुआ, तो ये भी सही है, ठीक है ना। तो 1 2 4 सही है, तो 1 2 4 इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं 20वीं सदी में नील उद्योग का पतन हो गया, इसका मुख्य कारण क्या था। तो नील उद्योग के पतन का मुख्य कारण कृत्रिम नील के उत्पादन से है ना। कृत्रिम नील के उत्पादन बढ़ने लगे तो नील उद्योग का पतन होने लगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आया भी है। अगला प्रश्न है 1856 ईस्वी में ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में कुछ वस्तुओं का निर्यात किया गया, है ना। 1856 में ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में कुछ वस्तुओं का निर्यात किया गया। सूची फर्स्ट निर्यातित वस्तुएं हैं, सेकंड में पाउंड में उसके मूल्यों का उल्लेख किया गया। तो देखिए बहुत पुराना डाटा है, 1856 में जो वस्तुओं के निर्यात का मूल्य तय किया गया था, तो वो पूछ रहा है। हालांकि इस प्रकार का प्रश्न पूछता नहीं है ना, लेकिन चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। कपास, हाँ, कपास का जो पाउंड में उसका मूल्य था, तो उसका मूल्य था तो ये था 43 लाख, है ना। 43 लाख जो था इसका कपास का मूल्य था पाउंड में। और कच्चे रेशे का कितना था, तो 7,70,000 रुपया था। कपड़े का मूल्य कितना था पाउंड में, तो ये था 8,10,000 था। अनाज का जो था वह 2,90,000 और नील का 17,30,000, ठीक है ना। इस तरह से, हालांकि इस तरह क्वेश्चन देता नहीं है ना। तो चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों आज तबीयत मेरी कुछ सही नहीं है, फिर भी मैं सोचा कि कुछ मेरे साथी इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर साल पेपर प्रैक्टिस कब कराएंगे, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीसरे चरण में बैंकों का स्वरूप क्या था। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तीसरे चरण में बैंकों का स्वरूप कैसा था, तो ये विदेशी बैंक थे, स्वरूप जो था विदेशी था एक तरह से, है ना। तो ये तो बहुत ईजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इसका कार्य क्षेत्र क्या था। तो जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित था, उसका कार्य क्षेत्र जो था वो कलकत्ता तक ही सीमित था, तो केवल कलकत्ता होगा इसमें, है ना। अगला है
अगला 1793 ईस्वी में कार्नवालिस संहिता लागू हुई, इसकी विशेषताओं में से कौन सही है? तो इसकी विशेषताओं में कौन सही है देखते हैं, है ना। कार्नवालिस संहिता जो लागू था उसमें क्या विशेषता थी? तो 1793 में कार्नवालिस संहिता लागू था, यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, ये सही बात है। इसने भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जोर दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जोर जो है ज़्यादा दिया था रिलोटी ने 1773 में दिया था, 93 की बात नहीं है ये, तो ये गलत है। इसमें कर तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया था, ये सही बात है। पृथक शक्ति के पृथक्करण में तो कर या न्याय प्रशासन को अलग किया गया। हाँ, चौथा है जिला अदालतों के लिए श्रेणी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, ये भी सही है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी कार्नवालिस संहिता में, तो इसमें हो जाएगा 1, 3, 4 सही हो जाएगा, तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट से संबंधित कौन से कथन सत्य असत्य हैं? असत्य पूछ रहे हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट लाया गया था उसमें कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। पूछा है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई? नहीं, अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति पहली बार इसमें नहीं की गई थी। वो चार्टर एक्ट जो था वो भारत शासन अधिनियम 1773 था, नहीं 73 नहीं था, 1793 था क्या, ऐसे था। तो इसमें जो था संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई, इस चार्टर एक्ट में नहीं रहा है। दूसरा है इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया है, ये सही है। भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। और क्या है तीसरा, सरकार को पहली बार भारतीयों को शिक्षित करने के लिए धन का विशेष रूप से आवंटन किया गया। तो धन का आवंटन चार्टर एक्ट आपके वो 1833 का रहा है, जिसमें 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष धन खर्च करने की व्यवस्था थी भारतीय शिक्षा पर, तो ये भी नहीं है। कंपनी को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश मिलने लगा, ये भी गलत है। 10.5% नहीं था, ये 5.5% था। अगला है बम्बई, मद्रास, बंगाल तथा अन्य प्रदेश गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए, ये भी सही है। इसमें 2 ही सही है, दूसरा और पाँचवा सही है, तो दूसरा हाँ ये सही है, दूसरा और पाँचवा। अगला प्रश्न है निम्न युगों में से कौन सम्मिलित है? चलिए देखते हैं कौन सम्मिलित है। रेले आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, हाँ रेले आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता था। तो सर रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, तो यही सम्मिलित है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, तो मिलाते हैं। तो सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाते हैं। कार्नवालिस न्यायिक तथा रेवेन्यू प्रशासन का पृथक्करण किया गया, ये सही बात है, कार्नवालिस के समय में किया गया। बेलजली की क्या है? सहायक संधि है, बेलजली की सहायक संधि। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का क्या है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का प्रांतीय न्यायालयों की समाप्ति है। और डलहौजी का क्या है? तो डलहौजी का व्यापक सिद्धांत या हड़प नीति या हड़प सिद्धांत या व्यापक सिद्धांत, है ना, डलहौजी का व्यापक सिद्धांत। तो इसमें ऐसे आप मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा ये 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न ये भी सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो इधर गवर्नर जनरलों का नाम दिया गया है और कुछ वायसराय का नाम है इसमें, और उनके समय में क्या क्या कार्य हुआ था। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया है कई बार, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया है कई बार। तो लॉर्ड मेयो के समय में क्या हुआ था? भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, है ना। लॉर्ड मेयो के समय में भारत में प्रथम जनगणना कराई गई। नॉर्थब्रुक के समय में क्या हुआ था? तो नॉर्थब्रुक के समय में दिल्ली दरबार लगाया गया था, है ना। तो दिल्ली दरबार ये 1911 में लगाया गया था, है ना।
और भारत में प्रथम जनगणना जो कराई गई थी 1881 ईस्वी में कराई गई थी, है ना। और उसके बाद लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था, तो रिपन के समय में वेल्स के युवराज का भारत आगमन हुआ था, है ना। और लॉर्ड लिटन के समय में क्या हुआ था, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, है ना। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो ये जो है आपका इस तरह सम्मिलित करा देंगे तो 4 3 2 1 का आपका मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्न को कालानुक्रम से सजाइए। चलिए देखते हैं, कालानुक्रम के सजाइए तो कालानुक्रम के साथ हो जाएगा। हाँ, पहला है ये हो जाएगा। चौथा होगा स्कॉलरशिप व्यवस्था पहले लागू की गई, फिर उसके बाद क्या किया गया, एचिंसन आयोग बैठाया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या किया गया, ली आयोग बैठाया गया, ली आयोग का गठन किया गया। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो इसमें हो जाएगा 4 2 1 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें सम्मिलित करने के लिए आए हैं। अगला प्रश्न है डलहौजी, ये गवर्नर जनरलों का नाम दिया गया है इधर जो है, उनके द्वारा कार्य कौन कौन से किए गए थे ना। तो डलहौजी के समय में क्या था, डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो डाक व्यवस्था की शुरुआत डलहौजी समय में, डलहौजी डाक, है ना। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में क्या किया गया था, गोरखा युद्ध हुआ था हेस्टिंग के समय में। और क्या था, चार्ल्स मेटकाफ के समय में क्या हुआ था, तो चार्ल्स मेटकाफ के समय में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, मेटकाफ के समय में प्रेस की स्वतंत्रता लाई गई थी, है ना। और लिटन के समय में जो था प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में क्या हुआ था, बेंटिंग के समय में ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया, है ना, ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया। और लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था 1904 में। लॉर्ड मेयो के समय में क्या किया गया था, कृषि एवं व्यापार विभाग की स्थापना की गई थी मेयो के समय में। तो ये आप मैच करा देंगे तो आपको मिल जाएगा ख। 4 3 2 1 6 5 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ये भी सम्मिलित फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो इधर एक्ट कुछ दिए गए हैं, कुछ भारत सरकार एक्ट दिए गए हैं, चार्टर एक्ट भी है, और कौन से उस समय कार्य हुए थे किस चार्टर एक्ट में या भारत परिषद एक्ट में कौन से कार्य हुए थे। तो देखते हैं, भारतीय परिषद एक्ट 1861 में क्या हुआ था, 1861 में हुआ था भारत सचिव की नियुक्ति हुई थी, भारतीय परिषद एक्ट 1861 में। चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ था, पृथक निर्वाचन मंडल का गठन हुआ था, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है चार्टर एक्ट 1853 में, ये पोस्ट क्वेश्चन आता है, पृथक निर्वाचन मंडल का गठन हुआ था। अगला है भारत सरकार एक्ट 1858 में क्या हुआ था, तो 58 में हुआ था केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों की स्थापना हुई थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार एक्ट 1858। अगला है भारतीय परिषद एक्ट 1919 में क्या हुआ था, तो भारतीय परिषद एक्ट 1919 में क्या हुआ था, ICS के लिए सीधी प्रतियोगी परीक्षा आयोजन करने का कार्य जो है 1909 के भारत परिषद एक्ट में लाया गया था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये। भारत सरकार एक्ट 1935 में क्या हुआ था, तो केंद्र में द्विसदनात्मक मंडल का गठन हुआ था। तो केंद्र में द्विसदनात्मक मंडल का गठन जो है 1935 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी सम्मिलित करने के लिए तो आता है, कभी कभी एक प्रश्न इससे एक सिंगल दे देता है, सिंगल प्रश्न दे देता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको सीरियसली पढ़िएगा। 2 3 4 1 3 1 5 ये हो जाएगा इसका घ। अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ भी दिए देखिए, ये डलहौजी की हड़प नीति के तहत निम्न राज्यों के का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। राज्य दिया है, दूसरी तरफ विलय वर्ष दिया है। तो जो इधर कौन से राज्य कब विलय किए गए थे, सन पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, नागपुर का जो विलय किया गया था डलहौजी के द्वारा हड़प नीति में, तो ये था 1854 में। नागपुर को 1854 में विलय किया गया। अवध को कब किया गया था, लास्ट में किया गया था अवध को, तो 1856 में किया गया था। अच्छा, संभल को कब किया गया था विलय, तो 1849 में किया गया था। और झांसी का विलय कब किया गया था, तो झांसी का हो जाएगा 1853 ईस्वी में। तो इसमें आप मैच करा देंगे तो मिल जाएगा ग, यानी कि 3, 4, 1, 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में कौन भारतीय सिपाहियों के लिए असंतोष के कारण थे। तो असंतोष के कौन कौन से कारण थे ये देखते हैं, है ना। सिपाहियों के असंतोष के कारण तनख्वाह तथा पदोन्नति में भेदभाव, सही है। ब्रिटिश अफसरों द्वारा सिपाही की बेइज्जती, ये भी सही है। तीसरा है, दूर दराज क्षेत्र में युद्ध करने के लिए भत्ता न दिया जाना, ये भी सही है असंतोष के कारणों में। और सैनिकों को विदेशों से लड़ने की सरकारी आदेश, ये भी सही है। और पाँचवां, ईसाई मिशनरियों को सैनिक अफसरों द्वारा दिया गया प्रोत्साहन, ये भी सही है। तो इसमें जो है सभी सही हैं, तो घ सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। अगला प्रश्न देते हैं। ये भी देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विचार हैं कुछ और विचारक हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय में सारे विचार हैं। तो सैनिक विद्रोह था, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था। किसने कहा था ये बात, तो किसने कहा था, सर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था, लॉरेंस ने कहा था। चलिए अगला देखते हैं। सभ्यता और बर्बरता का ये संघर्ष था, यानी 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। किसने कहा था, तो T.R. होम्स ने कहा था। ये होम्स का कथन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बराबर कंपटीशन में आता है, एक प्रश्न भी दे देता है, मिलान करने के लिए भी आता है ना। अगला है सामंती विद्रोह था। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1857 का विद्रोह सामंती विद्रोह था, JL नेहरू ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह था, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा था, तो किसने कहा था इसको, डिरोजियो ने कहा था। तो ये डिजराइली ने 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिजराइली ने कहा था। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये सामने ही मैच करा रहा है। अगला है, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो ये धर्म युद्ध था, किसने कहा था, L.E.R. रोज ने कहा था, है ना। तो रोज का एक कथन है, तो ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। अगला है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का विद्रोह था। ये किसने कहा था, हिंदू मुस्लिम का विद्रोह था। तो इसको किसने कहा था, इसको कहा था जेम्स आउट्रम्स ने कहा था। तो जेम्स आउट्रम्स ने कहा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का विद्रोह था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट साथियों है। अगला इसमें देखते हैं, मैच हो तो ख हो जाएगा। 6, 1, 3, 4, 5, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का विस्तार कई क्षेत्रों में हुआ, निम्न स्थानों को कालानुक्रम से सजाइए। तो देखिए 1857 के विद्रोह से साथियों ज़रूर 1-2 प्रश्न जरूर 100% ज़रूर से ज़रूर एक प्रश्न जो है आता है। तो इसको आप 1857 के विद्रोह को पढ़ के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो ये जो विद्रोह कब कब कहाँ हुआ था, किस क्षेत्र में, इसको पूछ रहा है। तो देखते हैं, मथुरा में हुआ था पहले बार, तो मथुरा पहले हो जाएगा। उसके बाद बरेली में हुआ था, बरेली से विद्रोह कानपुर में हुआ, कानपुर के बाद जो है झांसी में हुआ। तो ये हो जाएगा आपका 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, ये ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
ये भी आपको सम्मिलित करना है, फर्स्ट को सेकेंड। तो जिन लोगों ने विद्रोहों का नेतृत्व किया था वही पूछ रहा है कौन कहाँ पे नेतृत्व किया था। तो चलिए देखते हैं। नाना साहब ने कहाँ किया था? कानपुर में किया था, तो कानपुर में नाना साहब रहे। बेगम हज़रत महल कहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ में किया था। रानी लक्ष्मीबाई जैसा बहुचर्चित नाम है तो झांसी में नेतृत्व किया था, है ना। खान बहादुर खान ने कहाँ किया था? तो खान बहादुर खान साहब ने बरेली में किया था विद्रोह का नेतृत्व। और बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ पे किया था? आरा में किया था, बिहार में है ये। तो कुंवर सिंह ने आरा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस तरह मैच करा देंगे आप तो आपको मिलेगा ख। 1 3 2 5 4 मिला देंगे इस तरह से। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं, इसको देखते हैं किस तरह मिलता है। तो यहाँ जो है जहाँ जहाँ विद्रोह हुए थे, जिन स्थानों पे हुए थे, तो उसमें जैसे यहाँ पे विद्रोह के नेतृत्व की बात कहा है, यहाँ पे विद्रोह को दबाने का कार्य किसने किसने कहाँ पे किया था, है ना। तो उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने विद्रोह को दबाया था उसका नाम दिया है। तो दिल्ली में किसने विद्रोह को दबाया था? तो दिल्ली में दबाया था जॉन निकोलसन ने विद्रोह को कुचल दिया था। तो जॉन निकोलसन ने दिल्ली में विद्रोह को दबाया था। कानपुर में किसने विद्रोह को दबाया था? मेजर हैवलॉक ने दबाया था। लखनऊ में किसने विद्रोह को दबाया था? कॉलिन कैम्पबेल ने दबाया था। झांसी में किसने दबाया था? झांसी में दबाया था सर हिरोज ने दबाया था, है ना। हाँ। और इलाहाबाद में विद्रोह को किसने दबाया था? जनरल नील ने दबाया था, है ना। इस तरह मैच आप करा देंगे तो आपको मिल जाएगा घ। 4 3 1 2 5 से हो जाएगा। अगर दिया है, निम्न में से किन वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? किन किन वर्गों ने भाग लिया था ये पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, किसने किसने विद्रोह, किन किन वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था यही पूछ रहे हैं। तो कृषक वर्ग ने भाग लिया था, सही है। पूंजीपतियों ने भाग लिया था, ये गलत है। कोई पूंजीपति भाग नहीं लिया था। अगला है, दस्तकारों ने भाग लिया था, ये सही है। परंपरागत जमींदारों ने भाग लिया था, ये भी सही है। और विस्थापित राजे ने भाग लिया था, तो विस्थापित राजे ने भाग लिया था, ये भी सही है। तो हो जाएगा घ। 1 3 4 5 से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से प्रांत विद्रोह में शामिल नहीं हुए? तो कौन से प्रांत विद्रोह में शामिल नहीं हुए यही पूछ रहे हैं। देखते हैं कौन से प्रांत शामिल नहीं हुए थे। प्रांत शामिल नहीं हुए थे, नहीं पूछ रहा है। तो बंगाल नहीं शामिल था 1857 के विद्रोह में, मद्रास भी नहीं शामिल रहा है, बम्बई भी नहीं शामिल रहा है, मध्य प्रांत शामिल रहा है, मध्य प्रांत शामिल, पश्चिमी पंजाब ये भी नहीं शामिल रहा है 1857 के विद्रोह में, और राजपूताना ये भी नहीं शामिल रहा है। तो ये केवल मध्य प्रांत में ही विद्रोह सीमित रहा है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सब नहीं शामिल थे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछ रहा है 1857 के विद्रोह के पतन के कारण थे, कौन सा सत्य है? तो 1857 के विद्रोह के कारणों में कौन सा सत्य है यही पूछ रहा है। कौन सा सत्य है देखते हैं। संगठन का अभाव था, ये सही बात है। दूसरा है अनुशासन का अभाव था, ये भी सही है। जनता का समर्थन, ये गलत है, जनता का समर्थन नहीं मिला था, गिने चुने लोगों का समर्थन मिला था। और उद्देश्य की एकता थी, नहीं, कोई किसी उद्देश्य की एकता नहीं थी, उद्देश्य की एकता नहीं रही है। और क्या दिया है, नेतृत्व का विकेंद्रीकृत होना, तो नेतृत्व तो बिल्कुल विकेंद्रीकृत था, तो ये सही बात है। और क्या है, परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल, ये भी सही है, तो ये सही हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ग। तो 1 2 5 6, 1 2 5 6 ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाँ इधर भी देखिए कि फर्स्ट सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। इधर कुछ पुस्तकों का नाम दिया है और इधर दिया है कि किसने किसने उसको लिखा था,
है ना, लेखक के नाम दिए। चलिए इसमें से इसमें से भी एक प्रश्न आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी, है ना, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी दिया है ना, म्यूटिनी। तो हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी किसने लिखा था? टी.आर. होम्स ने की, होम्स की पुस्तक है ये। अगला है इंडियन म्यूटिनी एंड पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव यानी इंडियन म्यूटिनी एंड पर्सपेक्टिव, तो किसने लिखा था? सर जॉर्ज मैकबून ने लिखा था, है ना, सर जॉर्ज मैकबून ने लिखा था। अगला है द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, है ना, किसने लिखा था? सैयद अहमद खान ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है सैयद अहमद खान की, द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट्स, यानी 1857 विद्रोह के कारण, एक तरह से ये पुस्तक है सर सैयद अहमद खान की। अगला है द सिपाही रिवोल्ट्स, किसकी पुस्तक है? द सिपाही रिवोल्ट्स जो पुस्तक है ये आपके इंस की पुस्तक है ना, इंस की पुस्तक। आमने सामने ही मैच करा दिया है। 1857, केवल एक नाम है 1857। तो इसको किसने लिखा था? तो S.N. सेन ने लिखा था, सामने S.N. सेन है। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास किसने लिखा था? ताराचंद ने लिखा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है ताराचंद। इस तरह मैच करा देंगे, आमने सामने ही मैच हो जा रहा है। तो क सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया है अवध में विद्रोह फूटा, है ना, इसलिए नहीं कि उस प्रदेश का विलय किया गया, अपितु इसलिए कि तालुकदारों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया था। यह कथन किसका है? ये कथन जो है जो था तालुकदारों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया, ये कथन जो है टी.आर. होम्स का कथन है ना। क्या कथन है? अवध में विद्रोह फूटा इसलिए कि उस प्रदेश का विलय किया गया, अपितु इसलिए कि तालुकदारों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया। ये कहा था टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है यह केवल डलहौजी के निर्माण कार्य, सड़क तथा तार ही थे, अथवा जो उसने पंजाब में प्रशासन स्थापित किया था, उन्हीं के कारण अंत में विद्रोह शांत हो गया। यह कथन किसका है? तो ये भी होम्स का कथन है ना। डलहौजी की तारीफ किया था इसने, तो होम्स का ये कथन है। अगला प्रश्न है 1857 से पहले के विस्फोट सैनिक अथवा असैनिक वास्तव में एक ही श्रृंखला की कड़ी थी। पहले पृथक पृथक उफान मिलकर 1857 का विस्फोट और दावानल बन गया। तो ये कथन किसका है? ये कथन है मजुमदार साहब का, आर.सी. मजुमदार साहब का कथन है ये, है ना। सैनिक असैनिक वास्तव में एक ही श्रृंखला की कड़ी थी। हाँ, ये आर.सी. मजुमदार साहब का कथन है। अगला प्रश्न है, ये भी देखिए, कह रहा है मिलान करने के लिए सूची फर्स्ट को सेकंड से। चलिए, कुछ अधिनियम में योजनाएं लाए गए थे और कब लाए गए थे ये पूछ रहा है। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब लाया गया था? तो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में लाया गया था। किंतूर विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था किंतूर विद्रोह 1824। सेना सम्मिश्रण योजना कब लागू की गई थी? 1861 में लागू की गई थी। और बाजीराव की मृत्यु कब हुई थी? तो बाजीराव की मृत्यु 1851 में हुई थी, है ना। इस तरह मैच आप करा देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 1 3 4 इस तरह से। देखिए, इधर भी सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। नेताओं का एक तरफ नाम दिया है, दूसरी तरफ विद्रोह दिया है। तो देखते हैं। तो नेताओं का नाम दिया है, देखिए चित्तौर सिंह ने कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था? नहीं, चित्तौर सिंह, तो चित्तौर सिंह जो थे ये रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किए थे। चित्तौर रामोसी विद्रोह।
चन्नामा ने कहाँ पे किया था? कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किया था चन्नामा ने, ठीक है ना। धर्मराव पवार ने कहाँ पे किया था? तो सतारा विद्रोह में ये शामिल थे, धर्मराव पवार ने। और मधुकर शाह ने कहाँ पे? तो बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये मिल जाएगा आपका ग। 4 1 2 3। चलिए अगला देखते हैं। आंदोलन दिया है एक तरफ, सोचिए ये भी मिलान करना है। आंदोलन एक तरफ है, नेता दूसरी तरफ दिया है, तो देखते हैं। फराइजी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो फराइजी आंदोलन शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था, है ना। बहावी आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो बहावी आंदोलन जो हुआ था सैयद अहमद के समय में हुआ था, ठीक है ना। और पागलपंथी विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो करम शाह के समय में। कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो स्वाभाविक है कूका आंदोलन जो हुआ था जौहर मल के समय में हुआ था। तो आपका ये मिलान हो जाएगा क। 2 4 1 3, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, ये भी तो मिलान करिए। चलिए चलते हैं ना। इधर कुछ विद्रोह दिए हैं और कहाँ कहाँ पे हुए थे स्थान दिए। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। भील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था खानदेश में। कोली विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सहास्त्री में हुआ था, तो सहास्त्री में हुआ था कोली विद्रोह। खासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो खासी विद्रोह आपका मेघालय में हुआ था। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो संथाल विद्रोह जैसा कि जान रहे हैं आप बिहार में हुआ था। और खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। इस तरह आप मैच कराएंगे तो 2 4 1 घ आपका हो जाएगा। 2 4 1 3 5 6। अगला देखते हैं। ये भी देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना। सारे प्रश्न उसी तरह से आए हैं। तो इधर भी विद्रोह दिया है और किस किस वर्ष जो है विद्रोह हुए थे ये पूछ रहा है। तो ओरांव विद्रोह जो हुआ था 1914 से 15 के बीच में। चेचू विद्रोह 1921 से 1922 के बीच में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में। कुकी विद्रोह, तो कुकी विद्रोह जो हुआ था 1917 से 1919 के बीच में। कोया विद्रोह जो हुआ था तो कोया विद्रोह 1922 से 1924 के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह आप मिलान करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 4 1। हाँ ये ख वाला सही। 2 4 1 3 5। चलिए इधर भी देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कराना है। इधर भी विद्रोह दिया है और उधर किसने किसने नेतृत्व किया था। तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है गोमधर कुंवर ने किया था। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर ने किया था। और क्या है? संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के द्वारा नेतृत्व किया गया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा? तीतर सिंह के द्वारा। भील विद्रोह सेवरम के द्वारा किया गया था। तो ग सही हो जाएगा। 1 2 3 4 आमने सामने ये सम्मिलित है। चलिए अगला प्रश्न है। 1851 के मोपला विद्रोह के नेता निम्न से कौन थे? मोपला विद्रोह के नेता पूछ रहा है कौन थे। तो कौन थे मोपला विद्रोह के नेता? ये देख रहे हैं तो थे सैयद अली थे, सही है। रहमत अली नहीं रहे हैं। और सैयद फजल है ना, ये भी रहे हैं। और अली सुल्तान ये भी नहीं थे। 2 लोग थे, सैयद अली और सैयद फजल। तो अली और फजल दोनों थे। तो इन्होंने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था, नेता था इन्होंने। ये दोनों लोग नेता रहे हैं, सैयद अली और सैयद फजल। अगला है, ये भी देखिए सम्मिलित करना है। ये कुछ सभा स्थापित की गई थी, धार्मिक सभा थी, और किसने उस धार्मिक सभा का आयोजन कराया था। तो देखते हैं। आत्मीय सभा जो स्थापित किया था किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। धर्म सभा की स्थापना किसने करी थी? राधाकांत देव ने की थी। तत्वबोधनी सभा की, तो तत्वबोधनी सभा की तुलसी राम ने की थी। और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा
ये घ 4 1 3 2 आपको इस तरह से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, इधर भी देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कराना है। तो देखते हैं सूची फर्स्ट को। ये भी कुछ ये संस्थाएं रही हैं और उसके जो हैं संस्थापक रहे हैं। तो देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना, जैसा बहुचर्चित नाम है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, है ना। और प्रार्थना समाज की स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग। तो ये आपका मैच 2 1, हाँ ये क वाला सही हो जाएगा। 2 1 4 3। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इधर भी देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कराना है। ये भी कुछ सेवा सदन रहे हैं, समितियां रही हैं, उसके संस्थापक रहे हैं। तो देव समाज की स्थापना किसने करी थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। पूना सेवा सदन की स्थापना तो रामबाई रानाडे ने किया था, है ना। सेवा समिति की स्थापना HN कुंजरू ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना तो गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का आता है। तो इसे मिलान कर देंगे तो आपका 2 1, हाँ इस घ हो जाएगा। 2 3 4 1 हो जाएगा। इधर भी सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है ना। तो देखते हैं, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? जी अगरकर ने की थी। जी अगरकर ने की थी, है ना। फिर अगला है इंडिया नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने करी थी? तो MG रानाडे ने किया था। सोशल कॉन्फ्रेंस रानाडे। और है सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने करी थी? तो NG जोशी ने किया था, NM जोशी ने किया था। सेवा समिति बाई स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने की थी। तो 2 1 4 है, ये का सही हो जाएगा। 2 1 4 3 सही हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न की तरफ, निम्न संस्थाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो चलिए देखिए स्थापना कब कब किसकी की गई थी। तो इसमें हो जाएगा, पहले आत्मीय समाज है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा, फिर जो है आत्मीय सभा, फिर धर्म सभा है ना। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा है। तत्वबोधिनी सभा के बाद स्थापना हुई थी आपके ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, है ना। उसके बाद अंत में जो आपका हुआ था देव समाज की स्थापना हुई थी। तो आपका मिलान हो जाएगा 1 5, ये घ हो जाएगा। 1 5 3 2 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न संस्थाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए। चलिए इसमें भी देखिए वही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहले परमहंस मंडली है। परमहंस मंडली के बाद रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना हुई। उसके बाद क्या हुआ? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी है। फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन है। तो आपका 1 4 ये हो जाएगा ग, है ना। तो ग हो जाएगा 1 4 5 3 2 सही है। अगला प्रश्न, ये भी देखिए आपको सम्मिलित करना है। ये कुछ संस्थाएं हैं और कब कब स्थापित हुए थे, है ना। तो देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में। तो आपका मिल जाएगा 1 5 2, ये खबर सही है। 1 5 2 3 4 सही हो जाएगा। अगला है, ये भी देखिए सम्मिलित करने वाला प्रश्न तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। ये भी सम्मिलित करना है। इधर जो संस्थाएं दी गई हैं कहाँ कहाँ पे स्थापित हुई थी ये पूछ रहा है। इसका भी प्रश्न बहुत आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नवजागरण काल से जो प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सीरियसली पढ़िएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देव समाज जो स्थापित हुआ था लाहौर में हुआ था।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर में हुई थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में हुई थी, है ना। और सोशल सर्विस लीग की स्थापना बम्बई में हुई थी और धर्म सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई। तो आमने सामने ही मैच है ये, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगला है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सुमलित है, यही पूछ रहा है। तो कौन सा सुमलित है? दार उल उलूम की स्थापना हुई थी, मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा की गई थी, ये सही है। अहल द हदी मौलाना सिबिल, नहीं ये गलत है। और क्या है? अहल ए कुरान मौलवी अब्दुल्ला चक्रलवी, तो मौलवी अब्दुल्ला चक्रवली अहल ए कुरान, ये सही है। हाँ? नजवाह उलमा सैयद नज़ीर हसन, ये भी गलत है। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ये सही है। तो ये सही है, तो हो जाएगा आपका ये ग। 1 3 5 सही है। अगला है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो ये मिलान करते हैं। अब देखिए जो ये संस्थाएं रही हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थापित थी, स्थान का नाम पूछ रहे हैं। दारुल उलूम की स्थापना कहाँ हुई थी? देवबंद में, सही है। नदवाह उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। अहल ए कुरान की स्थापना पंजाब में हुई थी और अहमदिया आंदोलन की स्थापना कादियाँ पंजाब में हुई थी। तो ये तो आमने सामने ही मैच है, जो देखते हैं। हाँ ये सही है। 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करिए। ये कुछ संस्थाएं हैं और उसकी स्थापना किसने करी थी। चलिए, इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष, सामने है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना किसने की थी? तो उदार संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। तो ये हो जाएगा 1 2 4 3 सही है। अगला, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था, यही पूछ रहा है। तो ब्रिटिश विरोधी था, नहीं ये तो नहीं था ऐसा, है ना। ब्रिटिश समर्थक था, ये सही है। अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र जो है ब्रिटिश समर्थक था, ये सही है। कांग्रेस विरोधी था, ये भी सही है। कांग्रेस समर्थक था, ये गलत है। 5वां है हिंदू विरोधी था, ये भी सही है। और हिंदू ये तो गलत है। तो ये कौन कौन सही हो जाएगा? ग। 2 3 5। ब्रिटिश समर्थक था अलीगढ़ आंदोलन, कांग्रेस विरोधी था, और क्या था? हिंदू विरोधी था। तो 2 3 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा, थियोसॉफिकल सोसाइटी में विश्व के 3 प्रमुख धर्मों का संगम दृष्टिगत होता है। कौन से धर्म थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे? तो हिंदू धर्म था, सही है। बौद्ध धर्म था, ये भी सही है। ईसाई धर्म था, ये भी सही है। इस्लाम नहीं था, यहूदी नहीं था। हिंदू बौद्ध और ईसाई धर्म से मिला जुला था थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। 1 2 3 से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि स्वामी विवेकानंद के संबंध में उनसे कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। धर्म की ऐसी व्याख्या करना जो शिक्षित लोगों को अमान्य हो सके, तो शिक्षित लोगों को अमान्य हो सके, ये सही बात है। पाश्चात्य प्रभाव को रोकना, ये गलत बात है, ये सत्य नहीं है ना। हिंदू धर्म के प्रति हिंदुओं की मुद्रा पुनः स्थापित करना, ये सही है। और भारतीयों में आत्मगौरव की भावना विकसित करना, ये भी सही है। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, यह गलत है। तो हो जाएगा आपका 1 3 4 सही है ना। 1 3 4 सही। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती को राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन इनके पक्ष के समर्थन में नहीं है? यानी स्वामी विवेकानंद के समय में नहीं सही है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में सही नहीं है। देखते हैं क्या नहीं सही है। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, ये सही है। उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग, ये भी सही है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, ये भी सही है। अंग्रेज़ों का बहिष्कार करने को कहा, नहीं ऐसा नहीं है। यही सही नहीं है, यही सही नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सम्मिलित है? चलिए देखते हैं। तो न्याय आंदोलन CN मुदलियार, ये सही है। आत्मसम्मान आंदोलन स्वामी रामास्वामी नायकर, ये भी सही है। इजाबा आंदोलन नानू असन, ये भी सही है। और नैयर आंदोलन तो CB रमन, ये भी सही है। CB रमन पिल्ले, ये भी सही है। और नादर आंदोलन रामकृष्ण पिल्ले, ये गलत है। तो हो जाएगा 1 2 3 4, हाँ ये सही है। घर 1 2 3 4 सही है। चलिए साथियों, ठीक है। मुझे विश्वास है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।